हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट मैंने किया है, जिसमें अभी तक 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया भी मैं करवा रहा हूँ। आप जिस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा, BPSC, UP PCS, उत्तराखंड PCS और बाकी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट लेवल की, उनके और अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट होगा हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप जो इससे पहले अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लगभग हमेशा हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका है कि इंपीरियल प्रेफरेंस जो है, इसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योगों का अभाव। भारी उद्योगों के अभाव के कारण से उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था ब्रिटिश शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्तम्भराड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो स्तम्भराड़ी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे स्तम्भराड़ी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसके बाद है इसमें यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। आज के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ करके ये पूछा जाएगा कि स्तम्भराड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था। तो ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया तथा जिसे भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश जमींदारों, छोटे पूंजीपति या जिसे भद्र नवाब थे, जमींदारों को जमींदारी और जोत के उप आवंटन तथा बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त हो जाने से भूमि पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा जमींदारों और काश्तकारों के बीच किराया वसूल करने वाले बिचौलिए की एक लंबी श्रृंखला का उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो अभी हम कर ही रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। तो कौन सी ईयर में? 1793 में, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा कहते थे। इस पद्धति में जागीरदारी, मालगुजारी तथा बिस्वेदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था, किसके लिए किया गया था। तो किससे? तो जमींदारों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदारों से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत
अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू किया गया था, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन एक बन जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में कितने वर्ष के लिए किया गया था, तो 10 वर्ष के लिए व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू किया गया, लेकिन 22 मार्च 1793 को इसे परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का नाम दे दिया गया। ठीक है, इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवारी बंदोबस्त। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं। तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था कहलाया। ठीक है, इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे सर्वप्रथम कहाँ, तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग मतलब कर्नाटक, आधुनिक कर्नाटक का जो एरिया है उसे पहले कुर्ग नाम से जाना जाता था, तो कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए, यानी कि रैयत जो किसान थे उनको डायरेक्ट इस पर अधिकार था, और ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, अब है भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% भाग शामिल था किसके अंदर, तो ये आपके रैयतवारी सिस्टम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉमस मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा एवं तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसका मेन था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अपने लेखों में उन्होंने किस किस का कौन कौन से बुक्स नाम के लिखा था, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त, जिसको शॉर्ट में आरसी दत्ता के नाम से जाना जाता है, रमेश चंद्र दत्त ने बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक जो है ना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, इससे क्वेश्चन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रमेश चंद्र दत्त है, आरसी दत्ता शॉर्ट फॉर्म में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में और किस वर्ष बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उस सरल सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान इनके यानी कि ड्रेन थ्योरी जो कॉन्सेप्ट दिया गया था नारोजी जी द्वारा, उनको विश्वास नहीं करते थे। चूंकि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में वे भारत में आंग्ल सत्ता को बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्तरायण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था में खोखली करके यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था, यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप को सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, तंतवाई बंगाल और उनका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है अंग्रेजी शासन काल में अफीम के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो आज हमारा ये पार्ट 3 था, नेक्स्ट पार्ट में 1857 की क्रांति करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आएगा बहुत जल्द, आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।